हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका क्या व्यापक रूप होता है, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारी द्विघात समीकरण होती है उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें द्विघात समीकरण जो हमारी होती है उसका व्यापक रूप जो होता है, आपने देखा होगा कई जगह इस प्रकार से लिखी होती है, जहाँ पे क्या होता है, कुछ यहाँ पे a लिखा होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है इस प्रकार से यहाँ पे x की घात 2 लिखी होती है, फिर यहाँ पे b लिखा होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है c इस प्रकार से 0 होता है। इसके यहाँ पे हम कुछ अगर एग्जाम्पल लिख दें तो ज़्यादा आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कभी देखा होगा इस प्रकार से 5x² लिखा होगा, या आपने देखा होगा 6x प्लस का 8 इस प्रकार से लिखा देखा होगा, या आपने कभी कभी इस रूप से भी देखा होगा 4y² प्लस का 6y प्लस का 2 बराबर 0। अर्थात कहने का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हमने x लिखा है तो x ही होना चाहिए। कहने का मतलब इसका ऐसा कोई रूप हो जहाँ पे आगे यहाँ पे क्या है, कुछ एक यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो, जैसे कि a 4 5 6 या a कोई भी हो सकता है। जैसे कि नॉर्मल में बात करूँ तो इस प्रकार से भी हो सकता है, आपको कोई समीकरण देखने को मिल जाए यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये क्या है, z के टर्म में, अर्थात कोई भी आपको दिखाई दे जहाँ पे एक बार वेरिएबल का स्क्वायर लगा हो, फिर यहाँ पे प्लस या माइनस से जुड़ा हो, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे प्लस ही लिखा हो सकता है यहाँ पे आपको इस प्रकार से भी दिखाई दे q² माइनस का q प्लस का यहाँ पे 9 इस प्रकार से भी दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण ही का रूप है। हो सकता है आपको कभी कभी कहो कि यहाँ पे ये टर्म एक इसमें से कोई गायब कर दिया जाए। कहने का मतलब हो सकता है कहो आपको इस प्रकार से m² माइनस का m ऐसा लिखा दिखाई दे, या हो सकता है आपको कहो इस प्रकार से m² माइनस का 7 इस टाइप से दिखाई दे। तो ये सभी जितने भी यहाँ पे मैंने रूप लिखे ये सभी क्या द्विघात समीकरण के हैं। अब यहाँ पे द्विघात इनको क्यों कहा जाता है इस पे हम बात कर लें तो देखो यहाँ पे इसमें मैक्सिमम कितने पद हो सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। मैक्सिमम इसमें 3 पद हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला पद होता है या दूसरा पद या तीसरा, अर्थात इस पूरे पदों में अगर कोई एक वेरिएबल है, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे कि हमारा x है, y है, z है, अर्थात जिनका मान हर एक समीकरण में अलग अलग होता है उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये x वेरिएबल है तो यहाँ पे अधिकतम घात उसकी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगर किसी भी कोई भी आपको प्लस या माइनस से कोई 2 या 2 से अधिक पद आपस में जोड़े गए हैं, अगर उसमें वेरिएबल की घात 2 है तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे आपको एक द्विघात समीकरण का एक और एडवांस लेवल की चीज बताता हूं। जैसे कि आपको मान लो आपसे ऐसे पूछा जाए 6xy प्लस का 6x प्लस का 9। अब ये बताओ क्या द्विघात समीकरण होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल द्विघात समीकरण होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे x की घात कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, अर्थात इन दोनों घातों को आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त होगा, 2। अर्थात इस पद की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये भी आपकी एक द्विघात समीकरण होगी। लेकिन ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता कभी देखने को ना मिले, बहुत रेयर केस में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो वहाँ पे बस आपको चेक करने के लिए कहेगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, सॉल्व करने पे इस पे बात नहीं करेगा। तो अभी तक तो हमने यहाँ पे समझ लिया द्विघात समीकरण क्या होती है। तो अर्थात कोई भी समीकरण अर्थात लिखी हो जिसमें 2 या 2 से अधिक पद आपस में प्लस या माइनस से जुड़े हुए हों और उसमें जो एक पद हो उसमें x के अर्थात वेरिएबल की घात अगर अधिकतम 2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारी द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण का जो होता है व्यापक रूप होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं यहाँ पे x हो सकता है, y हो, m हो, n हो, x p q r अर्थात कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया द्विघात समीकरण के। अब इसमें थोड़ा सा कंडीशंस की बात करते हैं कि द्विघात समीकरण में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो मैं फिर से यहीं पे एक बार इसी द्विघात समीकरण को यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ax² प्लस का यहाँ पे bx प्लस का c बराबर 0 हो गया।
अब यहाँ पे देखो ये हो गया। अब इसी में यहाँ पे अगर हम बात करें केस 1 फर्स्ट कंडीशंस में अगर बात करें तो ए इसमें कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है, बी आपका कहो जीरो हो, कहो ना जीरो हो सकता है सी भी जीरो हो, कहो सी भी जीरो के बराबर ना हो, लेकिन ए आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कहने का मतलब बी जीरो हो कोई बात नहीं, जैसे कि यहाँ पे समझो कि एक्स वाला टर्म जीरो ना हो, जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पे हम लिख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपका लिखा हो 5x², अब हो सकता है यहाँ पे 6x लिखा जाए, या कहो यहाँ पे केवल 5x² लिखा जाए, या यहाँ पे कहो 5x² प्लस का 7 लिखा जाए। इस प्रकार से कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये वाला x² वाला पद हमेशा होना चाहिए, तभी ये आपकी द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा आपकी द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्योंकि ए जीरो का मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया गया है ए के साथ में, तब ये ही पद जीरो हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। यहां तक तो हमने समझ लिया। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि द्विघात बहुपद कहा जाता है। देखो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस बहुपद में क्या होता है यहाँ पे जीरो नहीं लिखा जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। वहीं पे जब इसको जीरो के बराबर लिख दिया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहने लगते हैं, समीकरण कहने लगते हैं। तो अगर कभी आपसे द्विघात बहुपद कहा जाए तो सेम यही सारी चीज़ें रहेंगी, बस वहाँ पे जीरो बराबर में नहीं लिखा जाएगा, ये किसी के बराबर लिख दिया। जैसे कि यहाँ पे मान लो अगर हम इसको पी ऑफ एक्स बराबर लिख देते हैं तो ये क्या है, आपका एक प्रकार से बहुपद कहलाएगा। अगर यहीं पे हम इसके बराबर यहाँ पे जीरो लिख देंगे तो ये हमारा एक प्रकार से समीकरण हो जाएगा। इसलिए बहुपद और समीकरण में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल से यहाँ पे हम लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक लेने वाले हैं। तो केस यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लेंगे, जिसमें क्या होगा, ए बराबर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं। ए बराबर जब 1 होगा, इस टाइप के एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लिखा जाए, जैसे कि आपने देखा होगा x² हो सकता है या 5x हो सकता है प्लस का 6, इस प्रकार से जब भी लिखा हो तो ये क्या होती है, कंडीशन आपकी यहाँ पे a बराबर 1 की होती है। वहीं पे a बराबर जब 1 ना हो, जैसे कि मैं दूसरी कंडीशन लिखता हूँ, जब a बराबर डज नॉट इक्वल टू 1, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे आपका ये 5x² लिखा हो, फिर यहाँ पे 10x लिखा हो, फिर यहाँ पे आपका ये मान लो 5 लिखा हो बराबर 0। इस प्रकार से जब भी आपको मिलेंगे जहाँ पे a बराबर नहीं होगा 1 के, तो ये कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब पहले तो यहाँ पे हम समझते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, फिर यहाँ पे हम आगे इस पे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक लाइन को यहाँ से खींच देते हैं। अब यहाँ पे ये जैसे कि ये हमने क्वेश्चन लिखा है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x² पहले लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम 5x लिखेंगे, प्लस का यहाँ पे 6 लिखेंगे बराबर 0। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी व्यापक समीकरण होती है, इससे आपको इसकी क्या कर लेना है, तुलना कर लेना है। क्या कर लेना है, इससे आपको यहाँ पे तुलना कर लेना है। तुलना करेंगे, देखो क्या प्राप्त होगा, a बराबर यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे 5 प्राप्त हो जाएगा, c बराबर यहाँ पे 6 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट तो स्टेप ये आपका हो जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टेप 2 में बात करें क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, a और यहाँ पे c का मल्टीप्लाई करो, अर्थात यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में आपने ये a गुणे c का मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा के बाद यहाँ पे स्टेप नंबर यहाँ पे आपका जब 3 आएगा, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, यहाँ का निशान देखना है कि C कैसा है। ये C के आगे कैसा लगा, प्लस का लगा है या माइनस का लगा है, ये ध्यान रखना है। ये प्लस का लगा है या माइनस का लगा है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो आपका B है, क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको B दिया गया है। B में आपको क्या करना है, देखो B बराबर यहाँ पे हमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5। अब 5 के ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, 5 के ऐसे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे कि यहाँ पे लगा है अगर प्लस तो उनको जोड़ने पे 5 प्राप्त हो और गुणा करने पे क्या प्राप्त हो, आपका ये 6 जो यहाँ पे आया है ये 6 प्राप्त हो। कहने का मतलब देखो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो 5 एकम 5 भी लिख सकते हैं, तो 5 एकम 5 तो हो जाएगा, जो कि ये तो आपका पहले बार तो 6 के बराबर नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे अगर 5 +
+1 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, जो कि ये आपका 5 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वाला आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप 3 गुणे अगर 2 करते हैं तो क्या होगा, 6 होगा, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे ये 6 के हमारा बराबर आ जाता है। और दूसरा यहाँ पे अगर आप 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर b के बराबर आता है। अर्थात ये वाली जो चीज आती है मल्टीप्लाई करने पे, ये हमारा a गुणे c के बराबर आना चाहिए और ये हमारा b के बराबर आना चाहिए। तो अगर ये चीज आती है तो इसका मतलब ये वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है लगाना है। ये मैं बताने में टाइम ले रहा हूं, लेकिन जब आप करेंगे बहुत ही फास्ट हो जाता है, इतना आपको कंपेयर करना, ये फार्मूला लिखना सब जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हैं जहां पे आपको केवल आंसर लिखना है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहां पे आप इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 1 है, यहां पे 6 है, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 6 बराबर 6 हो जाएगा। और यहां पे 5 है तो क्या करेंगे आप, 3 गुणे 2 करेंगे और यहां पे 3 + 2 हो जाएगा, डायरेक्ट यहां से आपका हो जाएगा। देखो इतनी शॉर्ट लाइन में हो जाएगा, लेकिन मैं यहां पे आपको समझा रहा था इसलिए इस पर मैं डिटेल से बात कर रहा था। अब यहां तक तो चीजें हो गई, अब यहां पे आगे हम बढ़ते हैं। तो अब यहां पे देखो 5 के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 + 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, जहां पे 5 है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा 3 + 2 लिखेंगे x। अब यहां पे देखो 6 के जगह पे आप चाहो तो 3 गुणे 2 लिख सकते हो, या मैं अभी इसको 6 ही लिख लेता हूं। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो 3x हो जाएगा, यहां पे 2x हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा = 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिलता है, इसमें दोनों में x कॉमन मिल जाएगा, तो यहां पे x ले लेंगे तो यहां पे बचेगा 3। इन दोनों में यहां पे क्या कॉमन मिलता है, आप देखेंगे 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहां पे 2 ले लेंगे तो यहां पे बचेगा x + 3 = 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो x + 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा, x + 3 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, x + 3 = 0 हो जाएगा। अब यहां पे देख सकते हैं कि दो चीजों का गुणनफल 0 के बराबर है। क्या है, दो चीजों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों चीजें अलग अलग 0 के बराबर होंगी। अर्थात तो एक बराबर यहां पे एक x + 3 = 0 लिखा जाए तो x बराबर क्या, यहाँ पे -3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा जाए x + 3 = 0 तो यहाँ से x बराबर क्या, -3 आ जाएगा। अतः फाइनली यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका आंसर जो यहाँ पे आ जाता है x बराबर निकल के -3 अर्थात 2 आ जाते हैं। अब इनको जो हम कहते हैं, इनको कहा जाता है समीकरण के मूल कहा जाता है, समीकरण के हल कहा जाता है, समीकरण के रूट कहा जाता है, समीकरण के शून्य कहा जाता है। अर्थात अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सभी चीज़ों का एक ही काम है। और ये दो ही क्यों है, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये हमारी थी द्विघात समीकरण। क्या थी, द्विघात समीकरण थी, इसलिए इसके 2 ही यहाँ पे मूल निकल के आएंगे। अगर त्रिघात होती तो 3 आते, अगर एक घात वाली होती तो 1 निकल के आता। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर द्विघात है तो 2 आएंगे। अब मूल बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे वो सब समीकरण के ऊपर निर्भर करता है। अब यहां तक तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम यहाँ पे आते हैं सेम क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिया था 5x², इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन ही उतार लेते हैं। क्या हो जाएगा, 5x² प्लस का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया था, हमने लिया था 5x², यहाँ पे हमने लिया था 10। क्या लिया था, ये 10 था और ये था 5 हमारा, ठीक, और बराबर = 0। अब यहाँ से फिर से सेम काम करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ से हमें a बराबर प्राप्त होगा 5, b बराबर 10 प्राप्त होगा, c बराबर 5 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, a गुणे c करेंगे, अर्थात तो 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ पे ये जो 25 निकल के आया है, अब यहाँ पे ये जो 5 था b वाला दिया गया है, b के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जोड़ने पे क्या है, 10 आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है तो जोड़ने पे 10 प्राप्त हो उन दोनों टुकड़ों को, और गुणा करने पे 25। अर्थात यहाँ पे आप 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिखेंगे और तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 5 + 5 लिखेंगे जो कि 10 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बैठता है, यही सेम यहाँ पे हमें कार्य करना है। तो क्या हो जाएगा, 5², 10 के जगह पे आप 5 प्लस का 5 लिखेंगे, x हो जाएगा, प्लस का 5 = 0। यहां से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 5x हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 5 = 0 हो जाएगा। इन दोनों में आप क्या कर सकते हैं, 5x कॉमन ले लेंगे तो
तो 5x कॉमन लेने पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1x बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे x प्लस 1 बचेगा। और मैं यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आपको बता देना चाहता हूं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण का, ये दोनों पार्ट हमेशा सेम आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे x प्लस 3 आया था, यहाँ पे x प्लस 1 आएगा। यदि कभी ये आपके अलग अलग आ जाए, इसका मतलब आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, आपको तुरंत पूरा क्वेश्चन जो क्रॉस चेक करना चाहिए। अब यहां तक हो गया। अब यहाँ पे 5 आया तो यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इन दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, अर्थात यहां से x प्लस 1 बराबर 0, अर्थात यहां से x बराबर माइनस 1। इसी प्रकार से 5x प्लस 5 बराबर 0, अर्थात यहां से 5x बराबर माइनस का 5, अर्थात x बराबर माइनस का 1 यहां से आ जाए क्योंकि 5 5 कट जाएंगे, तो अर्थात फाइनली यहाँ पे x बराबर माइनस का 1 यहां से हमारा निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का क्या सही तरीका था, कैसे सॉल्व किया जाता है, कि क्या इसके मूल होते हैं, हर एक चीज पे मैंने बात किया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें। अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।